इस वीडियो में हम अभिषेक तिवारी जी से कुछ प्रश्न करेंगे नीति शास्त्र और नैतिकता से संबंधित, जिसका जवाब उनसे हम अपेक्षा करेंगे बताएंगे। तो अभिषेक जी पहले बताइए कि ये नीति शास्त्र और नैतिकता में अगर एक लाइन में पूछा जाए अंतर क्या है तो क्या बताएंगे? नीति शास्त्र जो है वो एक मतलब विषय है और नैतिकता उसका एक अभिन्न अंग है जिसको हम नैतिकता कहते हैं। नीति शास्त्र होता है कि किसी क्रियाकलाप के सही या गलत ठहराने के प्रतिमान सिद्धांत मानदंडों के अध्ययन को नीति शास्त्र कहते हैं। और नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें नैतिक मूल्य, आचरण और प्रतिमान होता है। नैतिक मूल्य वो होता है जिसको हम अपनाना चाहते हैं, जैसे मतलब पाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, जो समाज द्वारा हमें मिलता है। जैसे सम्मान हो गया, हृदयस्थ हो गया। उसके बाद आचरण जो होता है, नैतिक मूल्यों को अगर निरंतरता पूर्ण हम अपने दैनिक कार्य में अपनी आदत बना लें तो हमारा आचरण हो जाता है। और आचरण और नैतिक मूल्यों को जब हम समाज को प्रदान या समाज में लाने लगते हैं तो वो प्रतिमान होता है, और वास्तव में प्रतिमान अमूर्त होता है। जी। तो अगर नैतिकता का इतिहास देखें तो नैतिकता के इतिहास भारत के संदर्भ में क्या हो सकता है? नैतिकता का जो इतिहास है वो हमारे दीर्घ काल से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है। तो सबसे प्रथम जो ये है वैदिक काल में, वो दर्शन वैदिक काल में सबसे पहले आया है। वो दर्शन में है, अष्टांगिक बौद्ध करके बौद्ध धर्म में आया था। तो इसमें अष्टांगिक मार्ग होता है। आर्य के चार आर्य के चार चार आर्य सत्र जो हैं। चार आर्य सत्र होते हैं। और अच्छा। फिर जैन धर्म में आता है। जैन धर्म में जो होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के भारत के इतिहास में अगर नैतिकता का इतिहास देखें तो उसमें सबसे पहला चरण अगर अगर हम एंशियंट हिस्ट्री से देखें तो वैदिक काल को लेंगे। वैदिक काल एक ऐसा समय था जब वेदों की रचना की जा रही थी और सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद को माना जाता है। उसी में से एक वेद के अंदर में एक शब्द लिखा हुआ मिलता है जिसे ऋत कहते हैं। ऋत मतलब क्या होता है? नैतिकता। और ऋत के लिए एक देवता का भी वर्णन किया गया है जिसको कहा गया ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा जिसका मतलब होता है नैतिकता के संरक्षक, जो कि सामान्यतः वरुण देवता को जो है माना गया है। यानी कि हमारे वैदिक काल में जो है एक प्रमाण ये मिलता है नैतिकता के बारे में। इसके कालांतर में देखें तो जैन दर्शन का जो अपना एक मूल्य है, जो उनका अपना एक मोटिवेशन कोट है, वो या कहें कि जो ध्येय वाक्य है वो ये है कि परस्परोपग्रहित जीवनाम। यानी कि परस्पर हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैन दर्शन में जो है ये अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया ही गया है और बौद्ध में भी दिया गया है। इसके अलावा जैन दर्शन में त्रिरत्न का महत्व है। त्रिरत्न में तीन हैं, एक सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। यानी कि हमें जैसा ज्ञान मिलता है वैसा हमारा आचरण होता है और उसी प्रकार से हमारा ओवरऑल विकास होता है। फिर बाद में देखें तो बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध के संरक्षण में जो अहिंसा और तरह तरह के मूल्य विकसित हुए, नैतिकता के को निर्धारित किया गया कि समाज में ऊंच नीच भेदभाव ये सब नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जीवन है तो जीवन में दुख होगा और दुख है तो दुख का कारण होगा, और कारण है मतलब दुख का कारण है तो उसका निवारण भी होगा। उसके निवारण हेतु तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में देखें तो बताया गया है चार आर्य सत्य की चर्चा की गई है। फिर वर्तमान युग में देखें तो गांधी दर्शन है। गांधी दर्शन में एक 7 पापों की संकल्पना का वर्णन है और दूसरा एकादश महाव्रत है। तो अभिषेक जी बताइए, ये 7 महापाप आपके अनुमान में क्या हो सकते हैं और एकादश महाव्रत में क्या बातें हैं? 7 महापाप में जो दिया गया है, सत्य, अहिंसा, मतलब ये सब ना करने के, सत्य, अहिंसा, धर्म और सदाचरण, ये सब नहीं करना, ये मूल हैं। और जो गांधी जी का है
अंत्योदय से सर्वोदय, मतलब किसी कार्य को ऊपर से शुरू करके, मतलब निचली जात से लेके ऊपरी जात तक सबको समान, मतलब समान व्यवहार दिया जाए। सात पापों की अवधारणा कहीं लिखा नहीं गया है। ये 1935 के आसपास अपने यंग इंडिया में, अपने आप से यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर 1935 में आता था, तो उसके खुद ही संस्थापक गांधी जी, तो उसमें इन्होंने अपने इस सात सात अवधारणाएं के बारे में लिखा था। और इसमें जो अपने स्वयं आत्मनिर्भरता होती है, अपनी मेहनत करना, स्वयं आत्मनिर्भर होना, जो कि मोदी जी अभी 2020 में इसको ला चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत ला चुके हैं, वो वहीं से प्रेरित हुआ है। उसके बाद सफाई करना, अब मतलब बहुत अब कर्म करके फल लेने की वो ना करना। तो यही सब है जो है मतलब मेहनत, वो क्या कहते हैं, अपने कार वो। मतलब अपने जो मेहनत हम करते हैं उसके हाँ। फल को ही चखना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। यानी गांधी जी के नैतिकता पे अगर उनको तौलें तो तीन हम कह सकते हैं, जिसमें से पहला है उनका एक सात महापापों की संकल्पना, सात पापों की संकल्पना, जिसमें एक ये है कि क्या हमको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, तो अपने कार्य जो हैं स्वयं करने चाहिए। अपने कार्य में हर प्रकार के अपने कार्य, उन्होंने एक वाक्य कहा जो कि वर्तमान संदर्भ में उसको जातिवाद से रिलेट करके देखा जा सकता है, लेकिन अगर उस संदर्भ में ना देखें तो उन्होंने कहा था कि सभी को अपना भंगी खुद ही बनना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत सफाई भी जो है, जैसे कि अपने शौचालय का साफ सफाई करना या अपने निजी काम को करना, उसको स्वयं करना चाहिए। और किसी के ऊपर निर्भर, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ रेजिलियंस होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वहीं से प्रेरणा लिए होंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का नींव उन्होंने डाला और उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा एकादश व्रत कहा, जिसमें पाँच पंच महाव्रत हैं और छः जो हैं अन्य व्रत हैं। उन पांच महाव्रत में यह है कि हर व्यक्ति को इन पांच चीज़ों की व्रत लेनी चाहिए कि वो जीवन में हमेशा सत्य बोलेगा, अहिंसा का पालन करेगा और शांति प्रिय रहेगा। और अगर वो कोई भी मांग कर रहा है तो विनय से मांग करेगा। इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा भी चलाया था कि हम आपकी मतलब आपके जो कृत्य हैं उनके हम विनय के साथ जो है उसको मना करते हैं और सत्य के साथ मैं आग्रह कर मतलब हम आग्रह करते हैं। तो ये उनके आंदोलन में भी दिखाई पड़ता है। अब पश्चिम दर्शन में अगर देखें तो पश्चिम दर्शन में नैतिकता के कौन कौन से आपको पर्सनालिटीज़ दिखाई देते हैं। नैतिकता के दो पर्सनालिटीज दिखाई देते हैं। पहले तो सुकरात, इनका मानना था कि सत्य, मतलब जो सत्य गुण ही ज्ञान है। इसका मतलब है कि जब तर्क वितर्क करके आदमी वाद विवाद करके किसी संवाद पे पहुंचता है, तो वो जब उसका निष्कर्ष निकलता है तो उसी को सत्य मानना चाहिए। नहीं तो अगर एक कहावत है कि अ, राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, उसके बाद रानी ने कहा रात है, तो हमने क्या देखा कि ये सुबह सुबह की बात है। तो इस वजह से आप इन सब चीज़ों को देख के, मतलब तब कोई बात तभी मानिए जब आपको उस निष्कर्ष उसका पता हो, किसी तथ्य के साथ आप किसी बात पे विश्वास करिए। और दूसरा इन्होंने कहा था कि सत्य पे अडिग रहना चाहिए, अर्थात सत्य को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी कोई दिक्कत हो तो हमें सत्य के साथ ही चलना चाहिए। और इनके शिष्य हैं प्लेटो। तो प्लेटो का था कि आदर्श राज्य की कल्पना करते थे, मतलब वो मतलब एक ऐसा राज्य चाहते थे जहाँ की सब आदर्शवादी हों, सब नैतिक आदर्श के साथ अपना जीवन पालन करें। इनमें इन्होंने तीन गुण बताए थे। एक साहस, जो सैनिक मतलब करते हैं, उसमें सैनिक आते हैं। जो वासना रहित होता है उनको हम व्यापार देते हैं, जैसे जो वासना के लिए होते हैं उनको व्यापार दिया जाता है। और जो विवेकशील होते हैं उनको सत्ता प्रदान की जाती है, गवर्नमेंट मतलब सरकार के हित में काम करने का मौका दिया जाता है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सटीक बताया। अगर हम पुनः इसको रिकॉल करें तो पश्चिम के दार्शनिकों में मुख्य रूप से सुकरात हैं। सुकरात ने जैसे कहा कि डिबेट करने के बाद जो है सभी के पक्षों को सुनने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। दूसरी बात ये कि सत्य को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और तीसरी बात ये
कि वो लोकतंत्र के समर्थक थे। और सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल प्रचलित है। क्योंकि चौथी पाँचवीं सदी में ग्रीक में चल रहा था लोकतंत्र। लोकतंत्र वहाँ पर इस प्रकार से था कि कोई भी जो सबसे निचले बैकग्राउंड में था, सबसे पीछे था, अगर वो भी किसी तरीके से लोगों को बहला करके या लोगों को अपने समर्थन में ले करके सत्ता काबिज कर ले तो ठीक है, लोकतंत्र कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, कोई भी जा सकता है वहाँ तक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि सत्ता पर काबिज हो जाने के बाद वो निरंकुश हो गए, यानी लोकतंत्र का वो हनन करने लगे। तो उसके खिलाफ सुकरात जो है, चूँकि वो दार्शनिक व्यक्ति थे, तो लिखना उनके बारे में दुष्प्रचार, क्या जो उनके दुष्कर्म थे उसका प्रचार करना, लोगों को जागरूक करना, ऐसा कर रहे थे। तो राजा का आदेश आया कि इनको जो है, इनको मतलब जान बंदी बना लिया जाए और इनको मृत्युदंड दिया जाए। तो मृत्युदंड देने की एक तरीका था कि उनको जहर दे दिया जाता था। तो ये भी गए वहाँ पे, और जब ये जेल में बंदी थे तो इनके एक शिष्य प्लेटो इनके पास आए, कहे कि जो है आपको बाहर निकलने का एक तरीका हो सकता है। तो सुकरात कहे कि अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो सुकरात तो बच जाएगा, लेकिन सुकरात के जो विचार हैं वो मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रह करके मृत्युदंड को प्राप्त कर लेता हूँ तो सुकरात मर जाएगा, लेकिन हमारे आदर्श जो हैं जीवित रहेंगे। यानी सत्य पे अडिग रहने के लिए जो है इनको जाना जाता है। और दूसरा है प्लेटो चूँकि इनके ही शिष्य थे तो उनकी चीज़ें इनके अंदर आई होंगी और ये आदर्श राज्य की कल्पना किए थे। और आत्मा के 3 गुण ये बताए कि किसी के भी आत्मा या सभी की आत्मा या अलग अलग लोगों की आत्मा में 3 प्रकार के गुण हो सकते हैं। या तो कोई हो सकता है कि बहुत साहसी हो, या वो वासना में लिप्त व्यक्ति हो, यानी कि इच्छा करता हो बहुत चीज़ों का, मतलब कि हमें बढ़ना है, महत्वाकांक्षी हो। या तीसरा हो सकता है कि उसके अंदर में विवेक हो, या कोई ऐसा हो सकता है जिसमें ये तीनों चीज़ें हों, या इनमें से कोई 2 चीज़ें हों। तो जिस अनुपात में जो चीज़ें जिसमें ज़्यादा हैं उसको उस प्रकार के काम दिए जाएँ। जैसे जो साहसी व्यक्ति है उसको सैनिक कार्य दिए जाएँ, जो वासना यानी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, देश का डेवलपमेंट चाहता हो, देश के बारे में सोचता हो, जीडीपी ग्रोथ करना चाहता हो, तो उसको बिजनेस करने वाला काम दिया जाए। और जो विवेकशील व्यक्ति हो उसको सत्ता सौंपी जाए ताकि जनता का सही प्रकार से कल्याण हो सके। तो अभिषेक जी बताइए, एथिक्स और मोरालिटी में अगर 3 अंतर बताने हों तो आप क्या बताएंगे? ये एथिक्स जो होता है वो अंतः प्रेरणा होता है। मतलब ये आंतरिक और बाहरी दोनों प्रेरणा से लिप्त होता है, लेकिन जो मोरालिटी होती है वो अंतः प्रेरणा होता है। और जो एथिक्स होता है ये वस्तुनिष्ठ होता है, और नैतिकता जो है आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब कि डिबेट करने का, कोई जैसे 2-4 लोगों के जो विचार हैं उन पे बहस करने की बात होती है। लेकिन जो नैतिकता होती है ये हमारे व्यक्तित्व में होती है, ये अपने आप के अंदर के विचारों को प्रकट करने के लिए। इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं होती, क्योंकि ये अपना स्वयं का विचार होता है। और उसके बाद होता है व्यावसायिक जीवन। व्यावसायिक जीवन में मतलब समाज द्वारा जो जीवन मिलता है उसमें हम रहते हैं। जैसे, और समाज द्वारा सामाजिकरण जो जीवन होता है, सोशलाइजेशन, इसमें हमें सबसे पहले माँ से मिलता है, परिवार से मिलता है नैतिकता। उसके बाद समाज से मिलता है, फिर माध्यम से मिलता है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन जो मॉरलिटी है ये व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रेरित होती है, व्यक्तिगत जीवन को प्रसार करती है। बिल्कुल सही। यानी अगर हम फिर से रिकॉल करें इसे कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस ये, एथिक्स जो होता है वो एक एथिक्स जो होता है किसी व्यावसायिक जीवन में यूज़ किया जाता है। जैसे किसी संस्था या किसी देश या किसी कानून, किसी भी क्षेत्र में जो है एक एथिकल वैल्यूज़ बना दिए जाते हैं कि उसमें रहने वाले या उसके जो भी सदस्य हैं वो इन एथिकल वैल्यूज़ का पालन करेंगे। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स प्रकार की बातें की जाती हैं। यानी एथिक्स जो एथिकल वैल्यू हैं उसको 2 पार्ट में करके हम उसको अप्लाई करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। यानी कुल मिला करके ये व्यावसायिक जीवन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कोई आईएएस बन जाए तो उसके लिए भी एक सिविल सर्वेंट आदर्श आचार नियमावली 1966 ऐसे करके है, जिसका उसे पालन करना पड़ता है। अगर वो इसका उल्लंघन करता है तो ये एथिकल वैल्यूज़ का उल्लंघन होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एथिक्स वाली बातें हैं
कि किसी को क्या कृत्य करने हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मोरल जो हैं वो हावी हो जाते हैं। हालांकि मोरल अच्छी बात है, लेकिन कई बार होता है कि हमारे पास कुछ नियमावलियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को जो है स्वास्थ्य सेवा में लाभ देना है, ऐसी कोई योजना है, लेकिन उसके 4 क्राइटेरिया हैं कि व्यक्ति 60 साल के ऊपर होना चाहिए, व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए, या उसके विरले प्रकार का रोग होना चाहिए। मान लीजिए 3 क्राइटेरिया हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वार्षिक इनकम जो है 6 लाख है, बाकी उसके अंदर में सारे वो पूरा करता है, लेकिन 1 लाख उसकी इनकम बढ़ गई है, तो एथिक्स के हिसाब से उसको जो है नहीं दी जा सकती जो स्वास्थ्य सुविधा है। लेकिन अगर फिर भी अधिकारी जो है ये करता है कि उसको फिर भी प्रोवाइड करें, तो ये मोरालिटी तो है, लेकिन ये एथिकल नहीं है। यानी कि एथिक्स जो है वो व्यावसायिक जीवन में होता है और मोरालिटी जो है व्यक्तिगत जीवन में होता है। मोरालिटी अंतः प्रेरणा से प्रेरित होता है, जबकि एथिक्स बाह्य प्रेरणा अंतः प्रेरणा दोनों से प्रेरित होता है। तो इसमें ये था पूरा डिस्कशन। नमस्कार।